जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित पाटीदार। एआर टेक पे आपका स्वागत है। अब से हम एआर टेक जो प्लेटफॉर्म है उस पर रेडियोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो रेडियोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है एक तरीके से देखा जाए तो हम इसे धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। रेडियोलॉजी में थ्योरेटिकल जितना जरूरी है, प्रैक्टिकल भी उतना जरूरी है। तो आप प्रैक्टिकल पे भी ध्यान दीजिए और थ्योरेटिकल के लिए तो मैं हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो रेडियोलॉजी हम बहुत नीचे लेवल से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके अपन ऊपर बढ़ते रहेंगे। अब रेडियोलॉजी का सबसे बेसिक जो टॉपिक होता है वो होता है रेडियोलॉजी ही। मतलब रेडियोलॉजी क्या होती है। तो रेडियोलॉजी क्या होती है ये हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो रेडियोलॉजी क्या होती है, कौन कितनी ब्रांचेस होती है, रेडियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट क्या होते हैं, बाकी कौन कौन से टेस्ट इसमें आते हैं, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो क्योंकि आज इसमें अपन पूरा रेडियोलॉजी क्या होता है वो कवर करने वाले हैं। आगे अपन देखते जाएंगे, कोशिश करेंगे हम छोटे छोटे लेक्चर्स बनाने के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। रेडियोलॉजी क्या होती है। तो रेडियोलॉजी क्या होती है, रेडियोलॉजी ब्रांच होती है मेडिकल फील्ड की। जो मेडिकल फील्ड है उसकी एक ब्रांच होती है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में क्या होता है, रेडियोलॉजी में इमेजिंग टेक्नोलॉजीज जो होती हैं, जैसे फोटोग्राफी ही मान लो, फोटोग्राफी भी एक इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। तो इमेजिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी भी डिसीज को डायग्नोस करना, किसी भी डिसीज को डायग्नोस करना मतलब उसके बारे में पता लगाना, या फिर उसको ट्रीट करना मतलब कि उसका उपचार करना, ठीक है, या फिर निवारण करना, ठीक, इलाज करना, यही है। तो इमेजिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके हम किसी भी डिसीज का डायग्नोस और ट्रीट करते हैं, किसी भी बीमारी के बारे में पता लगाते हैं और उसका उपचार करते हैं या फिर इलाज करते हैं। तो ये होती है रेडियोलॉजी की डेफिनेशन। तो रेडियोलॉजी मेडिकल फील्ड की एक ब्रांच होती है जिसमें इमेजिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी भी डिसीज का डायग्नोस और ट्रीटमेंट करते हैं, उसे रेडियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब आता है रेडियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं। कई सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है और रेडियोग्राफर क्या होता है, क्योंकि नाम अप्रोक्स सेम होते हैं। ठीक है, और एक और कंफ्यूजन ये भी होता है कि रेडियोग्राफर और टेक्नीशियन क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं। तो ये हम आज डिस्कस कर लेते हैं। रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं जो एमबीबीएस क्लियर कर चुके होते हैं। वो अगर रेडियोलॉजी फील्ड, जो रेडियोलॉजी सब्जेक्ट है, इससे स्पेशलाइज करते हैं, इसमें स्पेशलिटी करते हैं, तो उन्हें हम रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो जो इंसान जो रेडियोग्राफर जो है, रेडियोग्राफर किसे कहते हैं, रेडियोग्राफर और टेक्नीशियन सबसे पहले तो सेम होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ रेडियोग्राफर और टेक्नीशियन अलग अलग होते हैं, टेक्नीशियन ही रेडियोग्राफर होता है, रेडियोग्राफर ही टेक्नीशियन होता है। ठीक है, तो जो रेडियोग्राफर कौन होता है, जो मशीन को, जो स्पेशल मशीन जो होती है उनको जो ऑपरेट करता है। कोई स्पेशल मशीन जो होती है, जैसे सीटी की स्पेशल मशीन हो गई, एमआरआई हो गई, एक्सरे हो गया, मेमोग्राफी हो, ये सारी स्पेशल मशीन जो होती है जो अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग डायग्नोस करती है। ठीक है, अलग अलग लेवल पर, उनका सबका अपना अपना अलग लेवल होता है। तो उस चीज के लिए तो सभी स्पेशल मशीन जो है उनको ऑपरेट करता है, उसको बोलते हैं हम रेडियोग्राफर या टेक्नीशियन। ठीक है, तो वो क्या करता है, उन मशीन्स को ऑपरेट करता है, मतलब मशीन्स को हैंडल करता है और उनसे इमेजेस लेता है। ठीक है, और जो टेक्नोलॉजिस्ट बोल देते हैं हम, टेक्नोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट जो होता है उसको ये स्पेशल मशीन्स को ऑपरेट करना तो आता ही है, साथ में उसको इस चीज के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज भी रहता है। जैसे कि हो गया, हम एक्सरे कर रहे हैं तो उसे एक्सरे के बारे में टोटली नॉलेज भी रहेगा और वो ये मशीन का काम भी कर सकता है। और जो टेक्नीशियन होता है वो टेक्नीशियन को केवल मशीन ऑपरेट करना होता है। जैसे फोटोग्राफर्स हो गए, बहुत सारे अलग अलग लोग भी जो होते हैं जो टेक्निकल काम करते हैं वो भी टेक्नीशियन लगाते हैं। बट जो मेडिकल फील्ड में जो
काम कर रहा है, जिसको इस चीज के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज है, वो हमेशा इसमें टेक्नोलॉजिस्ट लगाएगा। वो या तो रेडियोग्राफर होगा या टेक्नोलॉजिस्ट होगा। ठीक है, अब रेडियोलॉजी की कितनी ब्रांचेस होती है ये देख लेते हैं। रेडियोलॉजी की 2 ब्रांचेस होती हैं, 2 स्पेशल ब्रांचेस होती हैं। एक होती है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी और एक होती है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। ठीक है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी जो अपन ने अभी देखा, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी मतलब डायग्नोस करना, मतलब कि किसी भी डिसीज के बारे में पता लगाना। ठीक है, तो डायग्नोस से ही डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी होती है। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में हम केवल इमेजेस को लेते हैं और किसी भी बीमारी के बारे में पता लगाते हैं, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। नीचे आ गया एक और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या होती है? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में जो डॉक्टर्स होते हैं, जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो इमेजिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके खुद को गाइड करते हैं कि हाँ अंदर क्या करना है हमें, पेशेंट्स के अंदर कोई प्रोसीजर्स चल रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को वो लाइव इमेजेस देख के फ्लोरोस्कोपी के थ्रू या फिर एंजियोग्राफी बोल दो, ठीक है, जो भी आप बोलना चाहें, लाइव इमेजेस देखते हैं, लाइव इमेजेस में वो प्रोसीजर्स करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी को अच्छे से डीपली हम पढ़ लेते हैं। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी क्या होती है? डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी होती है जिसमें हम इमेजिंग प्रोसीजर्स के थ्रू किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर की जो इमेजेस लेते हैं, इमेजिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी भी इंसान के अंदर की इमेजेस लेते, बॉडी के अंदर की इमेजेस ले ली, जैसे बोन्स की ले ली, ठीक है, तो उसको बोल दिया हमने डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, जिसमें हम अंदर की इमेजेस ले रहे हैं। तो जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट जो इमेजेस हमने ली है, ठीक है, किसी बॉडी के अंदर की इमेजेस हमने ले ली है, तो जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट जो होता है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या करता है, इसको केयरफुली अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करता है, मतलब कि उसको रिपोर्ट करता है, ये मान सकते हैं आप, उसकी व्याख्या करता है, ठीक है, उस बीमारी के बारे में अच्छे से डिटेल बताता है कि हाँ इंसान को क्या हुआ है। तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट वो केयरफुली इसको इंटरप्रेट करता है, इसको रिपोर्ट करता है उन इमेजेस को, ठीक है, और बताता है कि पेशेंट्स को क्या इलनेस है, मतलब क्या बीमारी है या फिर क्या इंजुरी है, उसको कुछ चोट वगैरह है, इंजुरी मतलब चोट हो गया, फ्रैक्चर्स हो गए, तो वो सारी चीजें वो उसमें मेंशन करता है। यहाँ तक आ गया समझ बच्चों? अब आगे हम बढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी जो होती है वो कोर होती है। कोर मतलब क्या होता है? मूल या बेसिक, बेसिक बोल सकते हो, मूल या बेसिक। तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी जो होती है ना, वो बेसिक चीज होती है, सबसे बेसिक चीज होती है, ठीक है। और किस चीज के लिए बेसिक चीज होती है ये? क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में मतलब कि कोई भी डॉक्टर हो गया, कोई भी प्रोसीजर करने वाला है, तो कोई भी प्रोसीजर करने से पहले उसको डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि हाँ पेशेंट्स को क्या करना है, तो वो डिसीजंस लेगा, उससे पहले वो रेडियोलॉजी में कोई ना कोई टेस्ट करवाएगा ही करवाएगा। तो ये इसलिए बेसिक इसे बोला गया है कि हाँ हर पेशेंट का कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होता है, किसी भी प्रोसीजर्स के लिए या किसी भी ऑपरेशंस के लिए या जो भी उसको ट्रीटमेंट देना हो उसके लिए कोई डिसीजन लेना होता है, तो वो उसके लिए उसे डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी मतलब कि कुछ भी टेस्ट करवाने के लिए जरूर भेजेगा। तो इसको इसलिए इसका मूल कहा गया है कि हाँ पेशेंट का यहाँ से ही सब कुछ डिसीजन होता है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि डायग्नोस्टिक इमेजेस का यूज कैसे होता है, ठीक है। जैसे रेडियोलॉजिस्ट हो गया या फिजिशियन हो गया, कोई भी, वो डायग्नोस्टिक इमेजेस का यूज करता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक इमेजेस का यूज कहाँ करता है, वो कैसे करता है, तो वो हम देख लेते हैं। डायग्नोस्टिक इमेजेस का यूज कहाँ होता है? किसी भी पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स है, उसको कोई बीमारी है, उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो डायग्नोस करता है, मतलब कि पता लगाता है। डायग्नोस करना मतलब पता लगाना हो गया। तो किसी भी पेशेंट के सिम्टम्स जो होते हैं उनका पता लगाता है कि हाँ वो किस कारण से हो रहे हैं। डायग्नोस्टिक इमेजेस जो होती हैं उसमें, डायग्नोस्टिक इमेजेस में जो
रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उनमें देखते हैं और उसमें पता लगाते हैं कि हाँ पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है और ये क्यों हो रही है, उसकी जड़ क्या है। तो इसके लिए किया जाता है। दूसरा हो गया पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए। अगर कोई पेशेंट अपने यहाँ पे आया है हॉस्पिटल्स में और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है, तो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके दौरान वो रेडियोलॉजी में भेजेंगे, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में भेजेंगे डिपार्टमेंट में, और उसके टेस्ट करवाएंगे ताकि वो मॉनिटर कर सके डॉक्टर उस चीज को कि हाँ पेशेंट्स की बॉडी में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें कोई मतलब उसका डिग्रेड तो नहीं हो रहा है, या फिर वो पेशेंट अच्छा हो रहा है या उसकी हालतें खराब हो रही है, और वो चीजें देखने के लिए, ठीक है, डिसीज और कंडीशन जो होती है उसकी कंडीशन अच्छी हो रही है या बेकार हो रही है, ये चीजें देखने के लिए वो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में भेजते हैं। नेक्स्ट हो गया किसी भी अलग अलग जो बीमारियां होती है उनको स्क्रीन करने के लिए मतलब कि उनको इमेजेस लेके उनको देखने के लिए कि हाँ कोई दूसरी बीमारियां है या नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल हो गया हमारा ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी की जाती है। उसके बाद कोलोन कैंसर और हार्ट डिजीज, इन सभी चीजों के लिए वो स्क्रीन करवाते हैं। और बाकी इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें, यूरिनरी सिस्टम के लिए भी स्क्रीनिंग वगैरह होती है, बहुत सारी स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। मोस्ट कॉमन टाइप कौन कौन से होते हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, मतलब कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप के टेस्ट होते हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में, वो हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कौन कौन से टेस्ट आते हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में, कौन से इंटरनेशनल रेडियोलॉजी में आते हैं, या फिर कौन से रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आते हैं या कहीं और आते हैं। तो ये चीजें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हो गया हमारा प्लेन एक्सरे। प्लेन एक्सरे मतलब कि कोई भी नॉन कॉन्ट्रास्ट स्टडी हो गई जिसमें कोई दवाई नहीं दी जाती है, कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं दिया जाता है, उसको हमने बोल दिया प्लेन एक्सरे। उसमें किसी भी बॉडी पार्ट का एक्सरे हो सकता है, चेस्ट हो गया, हैंड हो गया, लेग हो गया, फुट हो गया, जो भी एक्सरे हैं जो प्लेन एक्सरेस होते हैं जिसमें कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं दिया जाता है उसे बोलते हैं प्लेन एक्सरेस। तो सबसे पहला टाइप ये हो गया कि हम प्लेन एक्सरेस लेते हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में। दूसरा हो गया फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी क्या होता है? फ्लोरोस्कोपी में लाइव इमेजेस देखी जाती है। ठीक है, लाइव इमेजेस हम किस चीज की देखेंगे, हम किसी भी पेशेंट्स को कॉन्ट्रास्ट देंगे। जो कॉन्ट्रास्ट स्टडीज होती है वो फ्लोरोस्कोपी पे होती है। किसी भी पेशेंट को हमने कॉन्ट्रास्ट दिया तो कॉन्ट्रास्ट कहाँ जा रहा है और किस तरीके से वर्क कर रहा है वो चीजें हमें देखनी होती है बॉडी के अंदर की, तो वो हम फ्लोरोस्कोपी के थ्रू देखते हैं। तो एक और टाइप ये हो गया कि हम फ्लोरोस्कोपी करते हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में। नेक्स्ट आ गया मेमोग्राफी, जो मैंने अभी बताया ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो होता है उसमें ब्रेस्ट स्क्रीन किया जाता है। नॉर्मली तो फीमेल्स का होता है, कहीं कहीं मेल्स में भी होता है। ठीक है, कुछ कुछ मेल्स में होता है कहाँ जिसमें ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होता है तो उनके लिए ब्रेस्ट स्क्रीनिंग की जाती है। ठीक है, तो मेमोग्राफी जो होती है ना वो ब्रेस्ट कैंसर या हो गया या फिर कोई गठान हो गई, कोई ट्यूमर हो गया ब्रेस्ट के अंदर, तो उसके लिए की जाती है। और नॉर्मली 40 से अबव एज की जो फीमेल्स होती है वो करवाती रहती हैं, क्योंकि उनको करवाना चाहिए। जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है उन्होंने ये बोला है कि 40 से अबव में ये करवाना चाहिए, जिससे कि हमें पता लगे कि फीमेल को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक और टेस्ट ये हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी। सीटी का एक और नाम होता है कंप्यूटराइज एक्सल टोमोग्राफी। ठीक है, इसके अंदर हम सीटी एंजियोग्राफी भी बोले। उसके बाद सीईसीटी मतलब कॉन्ट्रास्ट इनहेंस सीटी, या फिर नॉन कॉन्ट्रास्ट स्टडी जो होती हैं वो सारी सीटी में जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं सीटी स्कैन मशीन पे उनको सबको हम सीटी में लेंगे। तो एक और टाइप ये हो गया कि हाँ सीटी भी करते हैं हम डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में। उसके बाद हो गया एमआरआई में भी जो सारे प्रोसीजर्स हो गए, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी को भी मिलाकर, ठीक है, इन सभी को मिलाकर जो भी एमआरआई मशीन पे जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उनको हम एमआरआई में ही लेंगे। तो ये एक और टाइप हो गया हमारा, एक और टेस्ट हो गया जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में होता है। उसके बाद आ गया पेट स्कैन, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इसको पेट इमेजिंग भी बोलते हैं, पेट स्कैन भी बोलते हैं, ये दोनों ही चीजें बोली जाती है। तो एक ये टेस्ट हो गया। ठीक है, अब पेट सीटी क्या होता है?
पेट स्कैन का एक और नाम पेट सीटी भी होता है। पेट सीटी क्या होता है? जब सीटी स्कैन की मशीन और पेट की मशीन दोनों एक हो। कोई भी पेट की मशीन लाए हैं, अभी मॉडर्न जो मशीन आ रही है पेट स्कैन के लिए, उसमें सीटी भी होता है। जो पेट स्कैन की मशीन है उसमें सीटी हो सकता है, तो वो कंबाइन हो गया सीटी से। जब दोनों चीजें एक ही मशीन पे हो रही है तो उसका नाम इन्होंने दे दिया पेट सीटी। ठीक है, तो पेट सीटी जो होता है उसमें सीटी स्कैन भी हो जाता है और पेट स्कैन भी हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारा न्यूक्लियर मेडिसिन। न्यूक्लियर मेडिसिन भी एक डिपार्टमेंट होता है जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में होता है। उसके अंदर हम देखते हैं बोन स्कैन हो जाता है, थायराइड स्कैन या थैलियम कार्डिक स्ट्रेस टेस्ट जो होता है वो सारे इसमें इंक्लूड होता है। तो जो न्यूक्लियर मेडिसिन है वो भी हमारा डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी का एक टेस्ट हो गया, एक टाइप हो गया। और हो गया लास्ट अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड सभी को पता होगा, यूएसजी या सोनोग्राफी, ये भी हमारी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी का एक पार्ट होता है, एक टाइप होता है। तो इसमें भी हम अलग अलग बीमारी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारे टेस्ट डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में होते हैं जो कि आपको पढ़ना है सारे टेस्ट। आगे हम इनके बारे में डिटेल चीजें सारी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये बता रहा हूँ कि रेडियोलॉजी में हाँ ये टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में ये टेस्ट होते हैं। बाकी हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में जो मेडिकल इमेजेस होती हैं, मेडिकल इमेजिंग टेक्निक जो होगी उसका यूज करके डॉक्टर खुद को गाइड करते हैं। ठीक है, और वो पेशेंट्स के डायग्नोस या ट्रीट करते हैं, पेशेंट को डायग्नोस और ट्रीट करते हैं। ठीक है, पेशेंट की बीमारी के बारे में पता लगाते हैं या फिर उसका इलाज करते हैं। तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कोई ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम हो गई या फिर कोई लिम्फ वेसल में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, किसी बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो उसके लिए ये इस इमेजिंग टेक्निक का यूज करते हैं। आईआर को इमेज गाइड थेरेपी भी बोलते हैं। इमेज गाइड थेरेपी मतलब कि कोई इमेज किसी को भी गाइड कर रहा है, डॉक्टर को इमेज गाइड कर रहा है कि हाँ आप इसमें ये थेरेपी देंगे। ठीक है, उसको बोल दिया इमेज गाइडेड थेरेपी। चलो आगे बढ़ते हैं। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम किसी भी पेशेंट्स में, ठीक है, किसी भी पेशेंट की बॉडी के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, और किसी भी कोई भी कंडीशन होती है, कोई भी उसको बीमारी हो गई, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम पता लगा सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं, और बिना बॉडी के अंदर सीधी जाके या फिर कोई भी कैमरे के थ्रू। उसमें कोई कैमरे का यूज नहीं होता है या फिर उसमें कोई इंसिजन नहीं होता है, उसमें बिना इंसिजन और बिना कैमरे के बॉडी के अंदर देखा जाता है और किसी भी कंडीशन के बारे में पता लगाया जाता है या फिर ट्रीट किया जाता है। उसके बाद आ गया हमारा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में कौन कौन से, मतलब किस किस बीमारी के लिए होता है। तो ये होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए या फिर ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट के लिए। इसमें क्या होता है, कैंसर की गठन या फिर कोई भी नॉर्मल गठन भी हो गई तो उसका एब्लेशन होता है, मतलब उसको निकाल दिया जाता है या फिर उसको फोड़ दिया जाता है अंदर ही, जिससे कि वो धीरे धीरे करके बाहर निकल जाए। नेक्स्ट होता है अगर किसी भी आर्टरीज या वेन में ब्लॉकेज हो जाता है तो उसके लिए होता है एम्बोलाइजेशन करते हैं। उससे अंदर जो आर्टरीज या वेन में कोई क्लॉट जम जाता है तो उसको निकाल देते हैं। फाइब्रोड्स हो गए यूटेरस में जो फाइब्रोड्स होते हैं, फाइब्रोड्स मतलब कि गठाने हो गई, छोटी छोटी बहुत सारी गठाने हो जाती है यूटेरस में, फीमेल के यूटेरस में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है यूटेरस। तो यूटेरस के अंदर जो फाइब्रोड्स हो जाते हैं, कुछ जो छोटी छोटी गठाने हो जाती हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई बैक पेन हो रहा है, बैक पेन में कोई कंप्रेशन वगैरह हो गया, उसके इलाज करता है। लीवर की सारी प्रॉब्लम्स के और किडनी प्रॉब्लम्स, इन चीजों के लिए भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का यूज किया जाता है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में कोई इंसिजन नहीं होता है, केवल अगर होगा भी तो रेयर होगा और छोटा सा कोई इंसिजन होगा, ठीक है, तो उससे हो जाएगा। पेशेंट को वहां पे रेयरली, मतलब बहुत रेयर चांस होता है कि वहां पे रुकना पड़े, या फिर और उसमें भी कितना टाइम रुकना पड़ेगा, 1 या 2 दिन, उससे ज्यादा नहीं। और या तो रुकना ही ना पड़ेगा, प्रोसीजर हो जाएगा और घर भेज देंगे, क्योंकि इसमें कोई इंसिजन वगैरह कुछ होता नहीं है, तो पेशेंट को रुकवाने का कोई फायदा नहीं है इसमें। तो इसलिए कोई भी पेशेंट होता है, हाँ, उसको 1 या 2 दिन स्टे करवा सकते हैं, बाकी नहीं करवाते हैं। ठीक है, अब आईआर प्रोसीजर्स के
एग्जाम्पल्स कौन कौन से, मतलब कौन कौन से टेस्ट इसमें इंक्लूड होते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो इसमें से कुछ कुछ टेस्ट जो होते हैं वो सीटी स्कैन में, एमआरआई में और यूएसजी में तो होते ही, और साथ में ये एक और डिपार्टमेंट होता है कैथ लैब। कैथ लैब में भी कुछ कुछ इसके टेस्ट होते हैं। आईआर के मैक्सिमम के टेस्ट जो होते हैं वो कैथ लैब में ही होते हैं। जो मैं बता रहा हूँ उनमें से कई सारे टेस्ट कैथ लैब में होते हैं, कुछ सीटी में, कुछ एमआर में और कुछ यूएसजी में भी होते हैं। ठीक है, तो कैथ लैब भी अपना ही एक तरीके से आईआर का ही डिपार्टमेंट हो गया, तो वहां पर इसी के केस होते हैं ज्यादातर। 2 दिन स्टे करवा सकते हैं, बाकी नहीं करवाते हैं। ठीक है, अब आईआर प्रोसीजर्स के एग्जांपल्स कौन कौन से, मतलब कौन कौन से टेस्ट इसमें इंक्लूड होते हैं। तो पहला हो गया हमारा एंजियोग्राफी। ठीक है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टेंट रिप्लेसमेंट, ये तो सभी ने सुना होगा। एंजियोग्राफी जो होती है, लाइव इमेजेस होती है, उससे वो प्रोसीजर्स करते हैं। ठीक है, कोई भी हार्ट कार्डियक एंजियोग्राफी होती है ज्यादातर तो। नेक्स्ट हो गया एम्बोलाइजेशन, जो कि मैंने अभी बताया था, कोई भी ब्लॉकेज हो जाता है आर्टरीज में या फिर वेन्स में, तो उसके लिए भी एम्बोलाइजेशन होता है। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी एम्बोलाइजेशन किया जाता है। कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए एम्बोलाइजेशन होता है, या फिर ब्लड क्लॉट को निकालने के लिए। नेक्स्ट हो गया ट्यूमर एब्लेशन। ट्यूमर एब्लेशन मतलब कि कोई भी गठान हो गई उसको फोड़ के निकालना है, जिसमें यूज होता है। मतलब ट्यूमर एब्लेशन कैसे करते हैं, या तो रेडियो फ्रीक्वेंसी से करेंगे, या क्रायो एब्लेशन होगा, या माइक्रोवेव एब्लेशन होगा। इन तीनों तरीकों से ट्यूमर को बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हो गया वर्टिब्रोप्लास्टी। वर्टिब्रोप्लास्टी क्या होता है? वर्टिब्रोप्लास्टी मतलब कि जो स्पाइन होती है, अपनी स्पाइन में कहीं पे भी फ्रैक्चर हो जाता है, तो जो फ्रैक्चर होता है उसको निकालने के लिए मतलब उसको सही करने के लिए उसमें सीमेंटिंग करते हैं और उसको पेशेंट्स को ठीक करते हैं, उसको बोलते हैं वर्टिब्रोप्लास्टी। ये एक प्रोसीजर होता है आईआर का ही। ठीक है, तो वर्टिब्रोप्लास्टी भी करते हैं इसमें। और काइफोप्लास्टी, काइफोप्लास्टी मतलब कि कोई कंप्रेशन हो गया है नर्व वगैरह में, या फिर कोई बोन में कंप्रेशन हो गया है, जो स्पाइन बोन जो होती है उसमें कोई कंप्रेशन हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसमें पेन वगैरह होता है, तो उस पेन को ठीक करने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं वर्टिब्रोप्लास्टी और काइफोप्लास्टी। नेक्स्ट हो गया हमारा नीडल बायोप्सी। नीडल बायोप्सी किसको बोलते हैं? नीडल बायोप्सी मतलब कि किसी भी पेशेंट की बायोप्सी, मतलब कि नीडल के थ्रू अंदर से एक सैंपल लेना किसी भी पार्ट से, उसको बोलते हैं नीडल बायोप्सी। वो 2 तरीकों से होती है, स्टेरियोटैक्टिक या फिर अल्ट्रासाउंड टेक्निक के थ्रू। ठीक है, इन दोनों के थ्रू कोई भी डॉक्टर अपने खुद को गाइड करता है और बायोप्सी करता है। ठीक है, तो ये भी आईआर का एक प्रोसीजर हो गया। यूटेरिन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। यूटेरिन आर्टरी एम्बोलाइजेशन मतलब कि यूटेरिन जो यूटेरस है, ठीक है, उसमें उसके आर्टरी में कोई गठान वगैरह हो गई, ठीक है, या क्लोट हो गया, तो उसको निकालने के लिए भी एम्बोलाइजेशन का यूज किया जाता है। फीडिंग ट्यूब रिप्लेसमेंट। फीडिंग ट्यूब जो होती है, स्मॉल ट्यूब होती है, उसको पेशेंट्स के बॉडी के अंदर इंसर्ट करना होता है कहीं पे भी, तो उसको इंसर्ट करने के लिए, उसको अंदर प्लेस करने के लिए आईआर प्रोसीजर का यूज किया जाता है, जिसमें कि लाइव इमेजेस देख सके और ये कर सके। नेक्स्ट होता है वीनस एक्सेस कैथेटर प्लेसमेंट। वीनस एक्सेस कैथेटर क्या होता है? बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको काफी टाइम तक हॉस्पिटल्स में रुकना होता है, या फिर उनका ट्रीटमेंट रेगुलरली चल रहा होता है। जैसे कोई आईसीयू का पेशेंट हो गया जो काफी टाइम से वहां एडमिट है, तो उसको ना कैन्युला वगैरह लगा नहीं सकते ज्यादा टाइम तक, क्योंकि वो कैन्युला वगैरह वहां टिकाएगा नहीं, या फिर उसके हाथ में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं ना, उसको एक विनस एक्सेस कैथेटर जो होता है ना, वो प्लेस कर देते हैं, वो इंसर्ट कर देते हैं अंदर, जो गर्दन के यहाँ से अंदर की साइड जाता है। ठीक है, तो उसको इंसर्ट कर देते हैं, उसी के थ्रू वो उस पेशेंट्स का ब्लड भी निकालते हैं और उसको दवाइयां भी देते हैं, उसी में वो कनेक्ट करते हैं और उसी से दवाई जाती है उसको। ठीक है, इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, एक पोर्ट होता है और पीआईसीसीएस होता है। ठीक है, जो पोर्ट होता है ना, वो पोर्ट कई सालों के लिए यूज किया जाता है, मतलब कई सालों के लिए अगर ट्रीटमेंट देना है, कुछ ईयर्स के लिए, ठीक है, या फिर 1 साल के लिए भी मान लो, या फिर ज्यादा लंबे टाइम के लिए, तो उसमें पोर्ट्स यूज करते हैं। और जो अगर छोटे टाइम के लिए यूज करते हैं तो पीआईसीसीएस यूज करते हैं। ठीक है, इन दोनों का यूज किया जाता है विनस एक्सेस कैथेटर प्लेसमेंट में। तो ये भी एक टेस्ट हो गया, या फिर ये भी एक एग्जाम्पल हो गया, एक प्रोसीजर हो गया जो आईआर में यूज किया जाता है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में यूज किया जाता है। ओके गाइस,
यहाँ हमारा लेक्चर आज का खत्म होता है। रेडियोलॉजी में ये सारी चीजें होती है जो मैंने आज बता दी हैं। ये बहुत ही बेसिक चीजें थी, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। इससे आगे हम अगला जो लेक्चर रहेगा वो अल्टरनेट डेज में आता रहेगा, वो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी आएगा, या फिर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा तो उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी आपको लेक्चर कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फिर मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने सारी आईडी यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।